बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसे ज़रा सी देर के लिए खेमे में आने की इजाज़त अता फरमाए, मैं वादा खिलाफी से बहुत डरता हूँ। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, भेज दो। और नाजी हिरन की तरह चौंकड़ियाँ भरता खेमे से बाहर गया। थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि सुल्तान के मुहाफिजों ने एक रकासा को उसके खेमे की तरफ आते देखा। खेमे की हर तरफ मशलें रोशन थी। रोशनी का ये इंतज़ाम अली बिन सुफियान ने कराया था कि रात के वक्त मुहाफिज ग्रुप्स में अच्छी तरह से देख सकें। रकासा करीब आई तो उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे रक्स में देखा था। ये वही लड़की थी जो फूल के टोकरे में से निकली थी। वो ज़कोई थी। वो रक्स के लिबास में थी। ये लिबास तौबा शकन था। मुहाफिजों के कमांडरों ने उसे रोक लिया। ज़कोई ने बताया कि उसे अमीर मिस्र ने बुलवाया है। कमांडर ने उसे बताया कि ये उन अमीरों में से नहीं है कि तुम जैसी फाशा लड़कियों के साथ रातें गुजारें। आप इनसे पूछ लें, मैं बिन बुलाए आने की जुर्रत नहीं कर सकती। कमांडर ने पूछा, उनका बुलावा तुमको किसने दिया? ज़कोई ने कहा, सालार नाजी ने कहा कि तुम्हें अमीर मिस्र बुला रहे हैं। आप कहते हो तो मैं चली जाती हूँ। अमीर ने जवाब तलबी की तो तुम खुद बुकत लेना। कमांडर तस्लीम नहीं कर सकता था कि अमीर मिस्र ने एक रकासा को अपने खेमे में बुलवाया है। वो सुल्तान के किरदार से वाकिफ थे। वो इसके इस हुक्म से भी नावाकिफ था कि नाचने गाने वालियों से ताल्लुक रखने वाले को 100 धरे मारे जाएंगे। कमांडर शशोपंज में पड़ गया। सोच सोच कर उसने हिम्मत की और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे में अंदर चला गया। सुल्तान अंदर टहल रहा था। कमांडर ने डरते डरते कहा, बाहर एक रकासा खड़ी है, कहती है कि हुजूर ने उसे बुलवाया है। सुल्तान ने कहा, उसे अंदर भेज दो। कमांडर बाहर निकला और ज़कोई को अंदर भेज दिया। सिपाहियों को तवक्को थी कि इनका अमीर और सालार इस लड़की को बाहर निकाल देंगे। वो सब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की गरजदार आवाज सुनने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात गुजरती जा रही थी। अंदर से धीमी धीमी बातों की आवाजें आ रही थीं। मुहाफिज दस्ते का कमांडर बेकरारी के अंदाज में टहल रहा था तो एक सिपाही ने कहा, क्या ये हुक्म सिर्फ हमारे लिए है कि किसी फाशा के साथ ताल्लुक रखना जुर्म है? कमांडर ने कहा, हाँ, हुक्म सिर्फ मातहदों और कानून सिर्फ रियाया के लिए होता है। अमीर मिस्र को दुरे नहीं लगाए जा सकते। कमांडर ने कहा, बादशाहों का कोई किरदार नहीं होता। सुल्तान शराब भी पीता होगा, हम पर झूठी पारसाई का रौब जमाया जाता है। उनकी निगाहों में सलाहुद्दीन का जो बुत था वो टूट गया था। इस बुत में से एक अरबी शहजादा निकला जो आयाश था, पारसाई के पर्दे में गुनाह का मुर्तकिब हो रहा था। नाजी बहुत खुश था। सुल्तान की खुशनुदी के लिए उसने शराब सूंघी भी नहीं थी। वो अपने खेमे में बैठा मुसर्रत से झूम रहा था। उसके सामने उसका नायब सालार इद्रिश बैठा हुआ था। उसने कहा, इस लड़की को गए बहुत वक्त हो गया है। मालूम होता है हमारा तीर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दिल में उतर गया है। नाजी ने कहका लगा कर कहा, हमारा तीर कब खता गया था? अगर खता जाता भी तो अब तक हमारे पास वापस आ जाता। उद्रिश ने कहा, तुम ठीक कहते हो। ज़कोई इंसान के रूप में एक तलस्सुम है, वरना सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसा पत्थर कभी ना टूट सकता। नाजी ने कहा, मैंने उसे जो सबक दिए थे वो ज़कोई के कभी वहमो गुमान में भी ना आए होंगे। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हलक से शराब उतरवानी बाकी रह गई है। नाजी को बाहर आहट सुनाई दी। नाजी ने दूर से सुल्तान के खेमे की तरफ देखा। पर्दे गिरे हुए थे और सिपाही खड़े थे। उसने अंदर जाकर इद्रिश से कहा, अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मेरी ज़कोई ने सुल्तान का बुत तोड़ दिया है। रात का आखिरी पहर था जब ज़कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे से बाहर निकली और नाजी के खेमे में जाने की बजाय वो दूसरी तरफ चली गई। रास्ते में एक आदमी खड़ा था जो सर से पांव तक एक ही लिबादे में छुपा हुआ था। उसने धीमी
सी आवाज में ज़कोई को पुकारा। वो इस आदमी के पास चली गई। वो उसको खेमे में ले गया। बहुत देर बाद वो इस खेमे से निकली और नाजी के खेमे में चली गई। नाजी इस वक्त तक जाग रहा था और कई बार सुल्तान के खेमे की तरफ बाहर निकल कर देख चुका था कि ज़कोई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को फंसा लिया है और उसे आसमान की बुलंदियों से घसीट कर नाजी की पस्त ज़हनियत में ले आई है। नाजी ने कहा, अदृश रात बहुत हो गई है, वो अभी तक वापस नहीं आई। अदृश ने कहा, वो अब आएगी भी नहीं। ऐसे हीरे को कोई शहजादा वापस नहीं करता, वो उसे अपने साथ लेकर जाएगा। तुमने इस पर भी गौर किया है? नहीं, मैंने तो अपनी चाल का ये पहलू तो सोचा ही नहीं था। इदरिश ने कहा, क्या ये नहीं हो सकता कि अमीर मिस्र ज़कोई के साथ शादी कर लें? इस सूरत में लड़की हमारे काम की नहीं रहेगी। वो है तो होशियार, मगर रकासा का क्या भरोसा। वो रकासा की बेटी है और तजर्बाकार भी, धोखा भी दे सकती है। वो गहरी सोच में था कि ज़कोई खेमे में दाखिल हुई और इसे हंस कर कहा, अपने अमीर मिस्र का वजन करा लाओ, इतना सोना इनाम दूंगा। आपने मेरा यही इनाम मुकर्रर किया था ना? नाजी ने बेकरारी से कहा, पहले बताओ हुआ क्या है? ज़कोई ने कहा, जो आप चाहते थे। आपको ये किसने बताया कि सलाहुद्दीन पत्थर है, फौलाद है? उसने जमीन पर पांव का ठुड्डा मार कर कहा, वो इस रेत से ज्यादा बेबस है जिसको हवा के झोंके उड़ाते फिरते हैं। इदरिश ने कहा, ये तुम्हारे हुस्न का जादू और जबान की मिठास ने उसे रेत बनाया, वरना ये कमबख्त चट्टान है। ज़कोई ने कहा, हाँ चट्टान था, लेकिन अब रेतीला टीला भी नहीं। नाजी ने कहा, मेरे मुताल्लिक कोई बात हुई? जी हाँ, पूछ रहा था कि नाजी कैसा इंसान है। मैंने कहा कि मिस्र में अगर आपको किसी पर भरोसा करना चाहिए तो वो नाजी है। उसने कहा कि तुम किस तरह नाजी को जानती हो? मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं। हमारे घर गए थे और कह रहे थे कि मैं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ। मुझे समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो मैं कूद जाऊंगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा, मैं आपकी लोंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। कहने लगा कि कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम बन गया और मैंने मोम को अपने सांचे में डाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफी मांगी। कहने लगा, मैंने जिंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, ये गुनाह नहीं है। आपने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलवाया। मैं खुद आई थी और फिर भी आऊंगी। ज़कोई ने हर बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म अरियां था। नाजी जोशे मुसरत से पागल होता जा रहा था। इदरिश ज़कोई को खैराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद देकर खेमे से निकल गया। सहरा की इस पुरस्रार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक राज छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके कयाम और इस्तेहकाम का ख्वाब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और इसकी ताबीर का अज़म लेकर जवान हुआ। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से नाजी और इदरिश वाकिफ थे और दूसरे से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का महाफिज दस्ता वाकिफ था। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उसका सुराग रसा और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कोई तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़ये के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके स्टाफ को नाजी ने निहायत ही शान और इज्जत के साथ रुखसत किया। सूडानी फौज दो रोया खड़ी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारे लगा रही
تھی۔ سلطان نے نعروں کے جواب میں ہاتھ لہرانے، مسکرانے اور دیگر تکلفات کی پرواہ نہیں کی۔ ناجی سے ہاتھ ملایا اور اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی۔ اس کے پیچھے اپنے محافظ اور دیگر سپاہ کو بھی اپنے گھوڑے دوڑانے پڑے۔ اپنے مرکزی دفتر پہنچ کر علی بن سفیان اور اپنے نائب کو اندر لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ سارا دن کمرے میں بندے رہے۔ سورج غروب ہوا، تاریکی چھا گئی، کمرے کے اندر کھانا تو دور پانی بھی نہیں گیا۔ رات خاصی گزر چکی تھی جب وہ تینوں کمرے سے نکلے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ علی بن سفیان ان سے الگ ہوا تو محافظ دستوں کے ایک کمانڈر نے اسے روکا اور کہا، محترم، ہمارا فرض ہے کہ حکم مانیں اور زبانیں بند رکھیں، لیکن میرے دستے میں ایک مایوسی پھیل گئی ہے، خود میں بھی اس کا شکار ہوا ہوں۔ علی بن سفیان نے کہا، کیسی مایوسی؟ کمانڈر نے کہا، محافظ کہتے ہیں کہ سپہ سالار کو اگر شراب پینے کی اجازت ہے تو ہمیں اس سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اگر آپ میری شکایت کو گستاخی سمجھیں تو سزا دے دیں، لیکن میری شکایت سنیں۔ ہم اپنے امیر کو اللہ کا برگزیدہ انسان سمجھتے تھے اور اس پر دل و جان سے فدا تھے، مگر رات کو ان کے خیمے میں ایک رقاصہ گئی۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، تم نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ گناہ امیر کریں یا غلام، سزا میں کوئی فرق نہیں۔ گناہ بہرحال گناہ ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ امیر مصر اور رقاصہ کے پچھلی رات کی ملاقات میں گناہ کا کوئی عنصر نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، ابھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے دو، تم سب کو پتہ چل جائے گا کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری غور سے سنو، عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ کا امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جان بازوں کو شک میں نہ پڑنے دو اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کو کیا ہوا تھا۔ کمانڈر پرانا تھا اور علی بن سفیان کی قابلیت سے آگاہ تھا، سو اس نے اپنے دستے کے تمام شکوک و شبہات دور کیے۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے کہ سلطان کو اطلاع دی گئی کہ ناجی آئے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملے۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ غصے میں ہے اور گھبرایا ہوا ہے۔ اس نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر مصر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، ہاں ناجی، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ اب تم اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ۔ ناجی نے کہا، عالی مقام، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ سلطان نے کہا، اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ ناجی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کر دی گئی ہے۔ آپ کو بلند دماغ اور گہری نظر سے چھان بین کرنی چاہیے۔ مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔